कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए केस नंबर 42 प्रेजेंट करने लगी हूँ। लास्ट टाइम हमने केस नंबर 41 किया था, तो उसके लिए जिसने भी मुझे कमेंट लिखे हैं बहुत खुशी हुई मुझे पढ़ के। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ज़रूर आप मुझे कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले, और कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक हो जो आप चाहें कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ तो मैं वो वाला कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे हैं, फिर मैं अपने हिसाब से निकाल के फिर प्रेजेंटेशन बनाती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप जो भी अगर चाहें तो पहले उस टॉपिक पर कर दूँ, जैसे किसी ने मुझे कहा है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम वो टॉपिक कर लूँगी। ठीक है, तो आज हमारा केस जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी है और मतलब ये कि सबको आना चाहिए, तो उसको अच्छे से देख लें डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये केस है, लेकिन डायग्नोसिस डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसकी हो सकती है। तो अब आप देखें, a 17-year-old young lady presents in the OPD with 2 weeks history of bleeding from gums and petechial skin rash। ठीक है, तो सिर्फ इसको 2 हफ्ते की हिस्ट्री है, गम से ब्लीडिंग हो रही है और पेटिकियल स्किन रैश हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ज़ाहिर है इसकी तो बहुत सारी डिफरेंशियल बन सकती हैं। एंड नंबर 2 उन्होंने पूछा व्हाट 5 लैब इन्वेस्टिगेशंस आर जस्टिफाइड टू मेक स्पेसिफिक डायग्नोसिस। तो क्या क्या चीज़ आप इंक्लूड करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे, वो देख लेते हैं हम। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो मैंने बनाई है वो आप देखें। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेटिकियल स्किन रैश क्या होता है। पेटिकियल स्किन रैश जो है वो पिन पॉइंट हेमोरेजिक लीजन होते हैं, नॉन ब्लैंचिंग इन द स्किन, और बहुत सारी वजूहात की वजह से होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिस वजह से हो रहे हैं ना वो प्लेटलेट डिसऑर्डर्स होते हैं। सभी को पता होगा प्लेटलेट डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं। और हमेशा जो है ना वो ग्रेविटी की साइड में होंगे। पहले जो एम्बुलेंट हो अगर पेशेंट, तो आप उसके ना एंकल्स देखा करें। एंकल्स में छोटे छोटे से अगर नॉन ब्लैंचिंग पिन पॉइंट हेमोरेजेस हैं अंडर द स्किन, तो दे टेल यू दैट देयर माइट बी लेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इन्होंने सिर्फ और म्यूकोजल ब्लीडिंग हो रही है उसको, यानी कि गम से। ठीक है, तो इन दोनों चीज में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसको हो सकता है। तो पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि प्लेटलेट डिसऑर्डर, फिर हम दूसरे देख लेंगे। तो पहला प्लेटलेट डिसऑर्डर है, उसमें पहला हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब किस वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको पता होगा, इन्फेक्शन इंड्यूस भी हो सकता है, ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, और इडियोपैथिक जिसको कहते हैं ना ITP, वो हो सकता है। ठीक है, फिर नंबर 2 वॉन विलब्रैंड डिजीज भी हो सकती है इसको। ठीक है, फिर 3 ग्लैंड्समैन्स थ्रोम्बास्थीनिया भी हो सकता है, और नंबर 4 बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम, यानी कि ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं ये दोनों। इसमें ये होता है क्योंकि प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर है इसमें, तो इसमें ना आपको म्यूकोजल ब्लीडिंग तो मिलेगी, लेकिन शायद पिन पॉइंट हेमोरेजेस आपको ना मिले, लेकिन फिर भी आप ज़ाहिर म्यूकोजल ब्लीडिंग हो रही है तो मैंने इसमें रखा है। ठीक है, यानी कि प्लेटलेट के फंक्शनल डिसऑर्डर में आपको शायद पेटिकियल स्किन रैश नहीं मिल सकता, लेकिन म्यूकोजल ब्लीडिंग मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो प्लेटलेट डिसऑर्डर हो गए। अब दूसरा हमने रखा है एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तीसरा है माइलोडिस्पेजिया, और चौथा है एक्यूट ल्यूकीमिया। तो अब एक बहुत अच्छा इसमें चार्ट है, अगर आप ये देख लेना आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मतलब अगर आप इसी को फॉलो करें तो कोई मुश्किल ही नहीं होगी आपको। बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, आप देखें ऊपर से चलें। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर है कि उसको एवेल्युएशन कैसे करेंगे, यानी प्लेटलेट काउंट अगर कम आ रही है इसमें, तो 150 लाख से कम लिखा हुआ है, 1 लाख से कम कर लें, जो हमारी डेफिनेशन होती है। लेस देन 1 लाख प्लेटलेट इन द माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज टर्म्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो अगर ये पिक्चर आ रही है तो आप CP में ना हमेशा हीमोग्लोबिन और वाइट ब्लड काउंट देखिए। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन और वाइट ब्लड काउंट नॉर्मल आ रही है ना, तो आपको दूसरा टेस्ट क्या कराना है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। ठीक है, अब पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में अगर RBC आपके नॉर्मल आ जाए, मॉर्फोलॉजी उनकी नॉर्मल हो,
प्लेटलेट्स भी नॉर्मल आ जाएं, लेकिन सिर्फ उनमें क्या एक चीज हो, या तो इंक्रीज इन साइज हो सिर्फ, लेकिन मॉर्फोलॉजी उनकी नॉर्मल हो, ठीक है। आरबीसी की मॉर्फोलॉजी भी सही है, प्लेटलेट्स की भी मॉर्फोलॉजी सही है, सिर्फ अगर साइज इंक्रीज है तो आप क्या कंसिडर करेंगे? ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ड्रग हिस्ट्री लें फौरन, ठीक है। इन्फेक्शन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है उसको इस वक्त बुखार ना हो, या हो सकता है आप एग्जामिनेशन करें तो उसको फीवर निकल आए, तो इन्फेक्शन इंड्यूस्ड आप देख लें, हिस्ट्री लें। इडियोपैथिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फिर कॉन्जेनाइटल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो अभी मैंने बताया ना आपको, बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम एंड ग्लांसमैन थ्रोम्बस्थीनिया, ये हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा कि आरबीसी की मॉर्फोलॉजी भी सही है, प्लेटलेट की भी सही है, सिर्फ प्लेटलेट बड़े साइज के हैं, तो फिर आपने ये तीनों चीजें कंसिडर कर ली। अब जब आपने पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिन किया था तो आरबीसी नॉर्मल उसमें नहीं मिले आपको कैसे मिल गए? फ्रेगमेंटेड आरबीसी मिल गए, जिसको हम कहते हैं शिस्टोसाइट्स। अगर वो मिल गए शिस्टोसाइट्स, तो आप क्या इंक्लूड करेंगे अपनी डिफरेंशियल में? माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, यानी डीआईसी और टीटीपी, यानी डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन एंड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, फिर आप कंसिडर करेंगे अगर आपको फ्रेगमेंटेड आरबीसी या शिस्टोसाइट्स मिल रहे हैं। अब अगर आपने पहला स्टेप ये लिया था, प्लेटलेट कम थे तो हमने हीमोग्लोबिन और व्हाइट काउंट देखी, अब दूसरी तरफ देखिए तो वो पहले हमें नॉर्मल मिल गई, तो ये हमने कंसिडर कर लिया। अगर आपको वही एबनॉर्मल मिल जाए, यानी हीमोग्लोबिन भी उसकी कम हुई हुई है, व्हाइट सेल्स भी उसके एबनॉर्मल काउंट आ रही है, सीधा बोन मैरो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, फिर आपको बोन मैरो बायोप्सी आप करें, ठीक है। अच्छा, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में प्लेटलेट्स अगर क्लम्प मिल रहे हैं, बहुत सारी दफा मैं जैसे सीपी पेशेंट का कहती हूँ क्लम्प मिल रहे होते हैं प्लेटलेट्स ना, तो आप उसको काउंट सही नहीं कर सकते। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ भी रहे तो वो सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा ना, क्योंकि प्लेटलेट क्लम्प हुए में। तो प्लेटलेट क्लम्प में आप रीड्रॉ इन सोडियम सिट्रेट और हेपरिन, फिर आप ना ये लिख के दें कि इसमें करके दो, ठीक है। अब अगर मैंने बता दिया फ्रेगमेंटेड अगर आ रहे हैं तो माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया करेंगे। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ अगर इसकी तो आप देखें पेशेंट की एज उन्होंने 17 ईयर्स बताई ना, यंग लेडी है, अगर कोई 60+ का मेल हो और उसको सिर्फ आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी आ रहा हो ना, तो आपने ये सब चीजें तो करा के देख ली, लेकिन फिर उसमें हो जाता है कि क्योंकि एज ज्यादा है तो आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया माइलोडिस्प्लेजिया को भी पॉइंट आउट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में ना जिसमें एज ज्यादा हो पेशेंट की और सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, तो बोन मैरो एग्जामिनेशन जस्टिफाइड होता है, ठीक है। तो अब ये देखें इन्वेस्टिगेशंस आप कौन कौन सी कराएंगे। तो पहला हमने देख लिया कि ब्लड सीपी कराई, आपने पेरिफेरल फिल्म करा ली, सारी डायग्नोसिस आपकी इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। ब्लड सीपी में जैसा मैंने आपको बताया, अगर हीमोग्लोबिन और जो है वो दूसरे क्या वाइट ब्लड सेल्स वो अगर सही आ जाते हैं आपके, सिर्फ प्लेटलेट की मॉर्फोलॉजी बढ़ी है, तो आप 3 चीजें कंसिडर कर लें। कौन कौन सी? इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, इन्फेक्शन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और फिर क्या है चौथा? हेरिडिटरी, यानी कि बर्नर सोलियर सिंड्रोम एंड ग्लांसमैन थ्रोम्बस्थीनिया, ठीक है। ये आपने कर लिया। अगर आपको आरबीसी की मॉर्फोलॉजी पेरिफेरल फिल्म में ही फ्रेगमेंटेड मिल रही है, तो आप कंसिडर क्या कर लेंगे? टीआईसी और टीटीपी, ठीक है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। और अगर ये दोनों चीजें प्लेटलेट के साथ अगर वाइट ब्लड सेल काउंट और आरबीसी सभी एबनॉर्मल आ रहे हैं, कम हुए में ज्यादा हुए में जो कुछ भी है, आप बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तो आपकी ना फिर सही से डिफरेंशियल डायग्नोसिस फिर आप इसको एक्सक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड सीपी एंड पेरिफेरल फिल्म पहला आपने टेस्ट कराया इन इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट विल बी लो एंड विद अदर नॉर्मल सेल्स एंड नॉर्मल पेरिफेरल फिल्म, नो सिस्टमिक इलनेस, नो स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। अगर इडियोपैथिक होगा तो स्प्लीनोमेगैली भी नहीं होगी और सिस्टमिक इलनेस भी नहीं होगी। तो इस पेशेंट में ये दोनों चीजें उन्होंने नहीं बताएंगे, उसको ऐसे ही नॉर्मली सब कुछ बताया हुआ, ठीक है। 2 क्या कराएंगे आप? पीटी कराएंगे, पीटीजी कराएंगे, बीटी कराएंगे, सीटी कराएंगे, ठीक है। तो ब्लीडिंग टाइम विल बी प्रोलॉन्ग इन
ITP यानी प्लेटलेट की अगर काउंट कम है तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें आप देख लें ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया में भी इंक्रीज होगा, बर्नर्ड सोलियर्स सिंड्रोम में भी इंक्रीज होगा, वॉन विल्ब्रेंड डिजीज में भी इंक्रीज होगा। क्योंकि ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया और बर्नर्ड सोलियर्स सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि प्लेटलेट आपके नॉर्मल भी आ सकते हैं, नंबर काउंट उसका नॉर्मल हो सकता है, लेकिन उसकी वो डिसफंक्शनल है। इसी तरह वॉन विल्ब्रेंड डिजीज वो क्या होती है, अब देखें वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर होता है जो प्लेटलेट भी बनाते हैं और इंजर्ड एंडोथेलियल वॉल भी बनाती है। तो जो वेसल वॉल से भी ये निकलता है वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर, ये समझे एक तरह का बायोलॉजिकल ग्लू है जो प्लेटलेट रिसेप्टर्स को इंजर्ड जो एंडोथेलियम हुई भी है लाइनिंग, उसके नीचे जो सब एंडोथेलियल कोलेजन है ना जो एक्सपोज हो गया है इंजरी की वजह से, उसके साथ वो बाइंड करता है तो प्लेटलेट एडहियर हो जाते हैं। एडहियर होने की वजह से जो है वो एग्रीगेट बन जाता है उसका, वो प्लेटलेट प्लग बना देते हैं। तो इसमें ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है, और PT APTT नॉर्मल होंगे। अब अगर आप देखें कि अगर आपको DIC और TTP में डिफ्रेंशिएट आप कैसे करेंगे, उसमें भी क्योंकि आपको फ्रेगमेंटेड RBC मिल रहे हैं TTP में भी, इसमें भी मिल रहे हैं DIC में, तो लेकिन TTP में जो है ना PT APTT कभी भी प्रोलॉन्ग नहीं होता है क्योंकि उसकी वजह अलग है ना। और इसकी जो है DIC में तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम हो रहे हैं, प्लेटलेट कंज्यूम हो रहे हैं, तो सब कुछ कम हो रहा है, तो PT APTT उसमें पड़े हुए मिलेंगे। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट, अब अगर जो है प्लेटलेट का नंबर सही आ रहा है फिर भी ब्लीडिंग टाइम ही बढ़ा हुआ है, तो फिर आप ना प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। दे विल बी एबनॉर्मल इन ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया बर्नर्ड सोलियर्स सिंड्रोम। अच्छा, ये आप ये ना समझें कि ये चीज़ें जो है ना आपको हमेशा कंसिडर करनी है, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट को ये चीज़ हो। बर्नर्ड सोलियर्स सिंड्रोम का एक मैंने केस देखा था जब मैं जो ना तैयारी कर रही थी अपने FCPS पार्ट 2 की, और मैं JBMC में जाके ना एक पेशेंट का मैंने देखा था, और इसका किस्सा ना मैंने लिखा है अपने, क्योंकि मुझे लिखने का भी शौक है। तो मैं अपनी मेरी वेबसाइट है अभी इसमें लिखी हुई आ रही है, अगर आप चाहें तो मैं कहानी की तरह लिखती हूँ ना, मतलब इंटरेस्टिंग केसेस, ताकि आम पब्लिक भी उसको एंजॉय करे। तो वो मैंने लिखा है अपनी वेबसाइट में, उसका नाम है इंटरेस्टिंग केसेस के हेडिंग से मैं लिखती हूँ कि ये था और ये निकला। तो उसमें मैंने लिखा है, बड़ा अच्छा, आप पढ़ लीजिएगा। तो उसमें भी प्लेटलेट वगैरह सब नॉर्मल थे, हम इतने हैरान थे कि और पेशेंट बिल्कुल सही थी, एग्जैक्टली इसी तरह की एज होगी उसकी जो इसमें बताई हुई है ना। तो वो थी 19 ईयर्स की, मेरा ख्याल है, बहुत यंग पेशेंट थी वो, और उसको उसकी डायग्नोसिस ये आई थी। आप पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने लिखा है उसमें। तो उसमें बहुत सारा मैंने इस तरह जो शायद विल्सन डिजीज़ का भी मैंने उसमें लिखा है, बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने इंटरेस्टिंग वे में लिखा है, नॉट एज यू कैन प्रिपेयर फॉर योर FCPS 2 बट जस्ट फॉर योर एंजॉयमेंट। तो वो आप पढ़िए उसमें जाके, ठीक है। अच्छा, फिर नंबर 4 आप क्या कराएंगे, फैक्टर 8 एंटीजन और रिस्टुसेटिन कोफैक्टर, फैक्टर 8 कोगुलेंट एक्टिविटी। अब ये जो है ना, ये पता है क्या चीज़ होती है, प्लेटलेट का एक काम तो ये होता है कि वो जो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर है ना, वो प्लेटलेट को अभी जैसा मैंने बताया सब एंडोथेलियल कोलेजन से चिपका देता है, ठीक है, उससे उसमें प्लेटलेट के रिसेप्टर हैं, वो उससे बाइंड करते हैं। दूसरा काम उसका क्या होता है वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर का, कि वो फैक्टर 8 के साथ मिलता है और उसकी हाफ लाइफ जो है ना प्रोलॉन्ग कर देता है। ऐसा समझ में, यानी कि अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो फैक्टर 8 की हाफ लाइफ कम हो सकती है, तो फिर उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अलावा आपको कोगुलेशन डिसऑर्डर की पिक्चर भी मिल सकती है। तो इसलिए इसमें उन्होंने लिखा है कि फैक्टर 8 एंटीजन रिस्टोसेटिन भी आप करा के देख लीजिए। 5 है बोन मैरो बायोप्सी, hypocellular in all cell lines in aplastic anemia and hypercellular abnormal cells replacing normal elements in acute leukemia। तो ये तो आपको उसमें पता चल जाएगा भाई, अगर प्लेटलेट कम आ रहे हैं और आपने देखा कि उसके साथ
वाइट ब्लड सेल्स भी कम है, आरबीसीज भी कम है, तो जाहिर बात है कि आप वो करेंगे ना बोन मैरो बायोप्सी, तो उसमें देख लेंगे हाइपोसेलुलर अगर आ रहा है, कुछ भी कोई सेल लाइन नहीं बन रही है, तो स्टेम सेल्स ही उसके एबनॉर्मल होंगे, वो ही नहीं बन रहे हैं, तो एप्लास्टिक एनीमिया डायग्नोस हो जाएगा। और अगर हाइपर सेलुलर आपको मिल रहा है, यानी कि कोई एक जो लीनिएज है उसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से दूसरे नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा एक्यूट ल्यूकीमिया में। ठीक है, तो ये आप इस तरह से ना आप हमेशा याद रखें, ऐसे ही आपने हमेशा वो करना है अपनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस को स्ट्रीमलाइन। अच्छा, फिर मैंने सिर्फ आपके लिए ना इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का लिख लिया है। ठीक है, तो उसमें आप देख लें कि आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है और पेशेंट जो है ना वो उसको कोई सिस्टमिक इलनेस नहीं हुई होती है, उसकी स्प्लीनोमेगैली भी नहीं होती है। अदर हीमोपोइटिक सेल लाइंस नॉर्मल होती हैं, जैसे हमने अभी क्लासिफिकेशन में देखा था, तो सारी सेल लाइंस बाकी नॉर्मल होंगी, सिर्फ प्लेटलेट का नंबर कम है। नो सिस्टमिक इलनेस, स्प्लीन नॉट पैल्पेबल, नॉर्मल बोन मैरो विद नॉर्मल और इंक्रीज मेगा कैरियोसाइट्स, क्योंकि ठीक ठाक वो बन रहे हैं, बस सिर्फ ये है कि वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ITP is an autoimmune disorder in which IgG autoantibodies are formed and bind to the platelets. ठीक है, तो ये एंटीबॉडी इंड्यूस्ड डिस्ट्रक्शन हो रही है इनकी, तो इम्यून है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। प्लेटलेट्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय डायरेक्ट लाइसिस, but destruction occurs in spleen where splenic macrophages with FC receptor bind to the antibody coated platelets. यानी कि उनकी ऑप्सोनाइजेशन हो जाती है प्लेटलेट की, पहले एंटीबॉडीज बाइंड कर लेती हैं तो वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन में। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी? कॉमनली अकर्स इन चाइल्डहुड, प्रेसिपिटेटेड बाय वायरल इन्फेक्शन एंड इज सेल्फ लिमिटेड, तो बच्चों में तो सेल्फ लिमिटेड होता है। इन एडल्ट डिजीज इट इज क्रॉनिक, इनफ्रीक्वेंटली फॉलोज वायरल इन्फेक्शन। Peak age 20 to 50 years, female to male ratio is 2:1, female में ज़्यादा है उसका incidence. Patient is systemically well, not febrile, may be found on routine CBC और present with purpura, ecchymosis और petechiae. ठीक है, तो उसमें कुछ भी आपको मिल सकता है, systemic illness नहीं है और ये सारी चीज़ें हैं, तो ITP आप suspect कर सकते हैं। Mucocutaneous bleeding such as oral mucosa, gastrointestinal, epistaxis और heavy menstrual bleeding, rarely life-threatening bleeding, intracranial hemorrhage can occur. Wet purpura किसे कहते हैं? Blood blisters in mouth and retinal hemorrhage, herald life-threatening bleeding. अगर किसी के wet purpura है, मुंह में आप खोल के देखें और आपको blood blisters नजर आ रहे हैं, तो समझें अलार्मिंग साइन है कि उसको कोई भी life-threatening hemorrhage हो सकता है। Laboratory investigations आप क्या कराएंगे? Peripheral blood film shows large platelets with otherwise normal morphology. Depending upon the bleeding history, iron deficiency anemia may be present. Secondary cause should be evaluated for. अब देखें अगर सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आ रहा है ऑटो इम्यून, तो या तो वो प्राइमरी होगा, यानी कि कोई सिस्टमिक इलनेस नहीं है और उसको हुआ है, लेकिन हो सकता है कोई अंडरलाइंग डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है, तो आपको फिर ना सेकेंडरी अंडरलाइंग डिसऑर्डर को एवेलुएट करना चाहिए। अब किस किस में ये हो सकता है? SLE में हो सकता है, नंबर 2 हेपेटाइटिस C वायरस से हो सकता है, नंबर 3 HIV वायरस होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप फिर एक्सक्लूड कर दें। SLE के आप टेस्ट करा के देख लें, ANA, NTDS, DNA, HCV करा लें, HIV आप करा लें। 5 सीरम प्रोटीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस immunoglobulin levels to detect hypogammaglobulinemia, IgA deficiency और monoclonal गैमोपैथीज। तो इसमें भी चूंकि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, तो फिर आपने सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करा लें। डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, यानी कि जो कूम्स टेस्ट होता है इफ एनीमिया इज प्रेजेंट, टू रूल आउट कंबाइंड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया विद ITP, उसको हम कहते हैं इवेंस सिंड्रोम। यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है, उसके साथ इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया भी हो जाए, तो उसको इवेंस सिंड्रोम कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ITP, अब देखें, डायग्नोसिस ऑफ ITP does not necessarily mean that treatment must be instituted. Patients with platelets more than 30,000 per microliter of blood appear not to have increased mortality. 30,000 से अगर ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि आपको ना करनी पड़े।
लेकिन इनिशियल ट्रीटमेंट्स का विदाउट सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग अगर नहीं हुई हुई है, सिम्टम्स हैं सिर्फ सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि लेस देन 5000 per microliter of blood, or signs of impending bleeding such as retinal hemorrhages or large oral mucosal hemorrhage, blood blisters बने हुए हैं, should be started with single agent prednisone 1 milligram per kilogram should be started. Although RHD immune globulin must be used only in Rh positive patient, as the mechanism of action is production of limited hemolysis with antibody coated cells saturating the Fc receptors, inhibiting Fc receptor function. तो आप ये भी दे सकते हैं और प्रेडनिसोन भी दे सकते हैं। नंबर 2, इंट्रावीनस गैमा ग्लोबुलिन। अगर बहुत फेटल हेमोरेज यानी कि हो ही जाए तो फिर आप क्या करेंगे? इंट्रावीनस गैमा ग्लोबुलिन हैज मोर एफिकेसी in splenectomized patients 2 gram per kilogram total given in divided doses over 2 to 5 days. तो ये आप दे देंगे, ठीक है। नंबर 3, सिवियर ITP is treated with combined modality therapy. अब ये तो सिंगल थेरेपी आप थेराप्यूटिक एजेंट आप चूज कर रहे थे ना। अब सिवियर अगर ITP हुआ हुआ है तो उसको आप combined modality therapy is given with high dose glucocorticoids with intravenous hemoglobulin or anti-RHD therapy as needed. Additional immunosuppressive agent आप चूज कर सकते हैं rituximab and anti-CD20 B cell antibody, monoclonal antibody होती है ये, ठीक है। अब 4th, splenectomy आप कर सकते हैं is recommended for patients who relapse after glucocorticoids when they are tapered. Vaccination against encapsulated organisms, pneumococcus, meningococcus and Haemophilus influenzae depending on the patient's age and potential exposure is recommended before splenectomy. तो हमें सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी पेशेंट की आप स्प्लीनेक्टमी करवा रहे हैं तो उसको प्रोफाइलेक्टिकली आप वैक्सीनेट कर देते हैं एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। फिर 5th है न्यू ड्रग फॉर ITPs TPO receptor agonist. As patients with ITP have decreased levels of ये थ्रोम्बोपोइटिन है ना, तो 2 यानी कि थ्रोम्बोपोइटिन जो है वो ही तो स्टिमुलेट कर रहा है मेगाकैरियोसाइट्स को बोन मैरो में, तो वो प्लेटलेट बना रहे हैं। तो ये TPO रिसेप्टर एगोनिस्ट है यानी कि उसको और भी ज़्यादा स्टिमुलेट कर देंगे ताकि वो प्लेटलेट बनाए। तो 2 agents are administered subcutaneously, romiplostim and other orally eltrobopac are effective in raising platelet counts. अब ये नई ड्रग है। लैब फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलेगा? CP shows thrombocytopenia which is the hallmark, less than 10,000 per cubic millimeter of blood. Mild anemia due to bleeding can occur. Peripheral blood film normal with slightly enlarged megakaryocytes. हमने पहले ही देख लिया था कि peripheral blood film आपकी नॉर्मल होगी। Coexistent hemolytic anemia, अगर उसको इवेंट सिंड्रोम है तो रेटिकुलोसाइट्स एंड स्पीरोसाइट्स आपको मिल जाएंगे। बोन मैरो नॉर्मल होगा और विद इंक्रीज नंबर ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स आएगा। बोन मैरो में तो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। ओनली ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग कोगुलेशन स्टडीज एंटायरली नॉर्मल, ठीक है। तो ये तो सब आप करा के देखेंगे, एक्सक्लूड करेंगे आप, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अब सिर्फ ITP की डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको बताई जा रही है, ठीक है। उसमें आप पहले मैरो डिसऑर्डर कंसिडर कर लें, फिर नॉन मैरो डिसऑर्डर कर लेंगे। तो मैरो डिसऑर्डर में एप्लास्टिक एनीमिया, हेमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसी, एक्यूट ल्यूकीमिया, नंबर 3 माइलोडिस्प्लेजिया, नंबर 4 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर नंबर 2 आपके पास है नॉन मैरो डिसऑर्डर, उसमें इम्यून, नंबर 1 इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, नंबर 2 ड्रग इंड्यूस सल्फोनेमाइड, स्ट्रीनिन, थायजाइड, सिमिटिडीन, गोल्ड, हेपरिन। और सेकेंडरी ITP वो मैंने बता दिया आपको, एसोसिएटेड विद अंडरलाइन डिसऑर्डर लाइक SLE, HIV, HCV, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं जिस लिस्ट होती है, और हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बिल्कुल अलग होता है। तो आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें प्लेटलेट फैक्टर 4 और हेपरिन मिल के जो है ना उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। तो वो दूसरी ड्रग से थोड़ा सा मुख्तलिफ यूँ भी है कि उसमें फिर हेमोरेज का खतरा नहीं होता, उसमें थ्रोम्बोसिस का खतरा होता है। तो फिर आपको हेपरिन के बजाय फिर कोई और एंटीकोगुलेंट देना पड़ेगा ना, जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स होते हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास ना छोटा छोटा सा लिख लीजिए।
यानी कि बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्थेनिया, इसमें कौन सा रिसेप्टर होता है बर्नार्ड सोलियर में? प्लेटलेट का रिसेप्टर 1B5 एंड 2 है शायद, प्लीज कंफर्म कर देना। और दूसरा जो है, जो ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्थेनिया है, उसमें क्या होता है? उसमें प्लेटलेट 2A3B जो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर है ना, उसकी एब्सेंस होती है। तो उसकी वजह से जो वो है, क्या कौन सी डिजीज थी, वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर, वो बाइंड नहीं कर सकता वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये इतनी गहरी हैं, और इनकी अगर आपको हमेशा आप उसको याद रखें ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन चीज़ों की इतनी अहमियत है, और वो तो आपने हमेशा कंसिडर करनी ही है ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, कि इसको ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अगर है तो बीटी बढ़ा हुआ होगा, अगर पीटी और एपीटीटी बढ़ा हुआ है तो जाहिर बात है कि वो इससे तो अलग हो गया ना, फिर आपको कोगुलेशन डिसऑर्डर में जाना पड़ेगा, या टीटीपी या डीआईसी तो नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हीमोस्टेसिस हो रही होती है। हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट का क्या फंक्शन है, वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर का क्या फंक्शन है, और ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी ज़िंदगी यही करना है, तो हमें याद रखने की ज़रूरत है भाई, किस तरह वरना हम पेशेंट को मैनेज करेंगे, और किस तरह हम पेशेंट को डायग्नोसिस बनाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इसने कहा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए लॉन्ग केस, तो आई होप कि मैं उसे प्रिपेयर करूँगी। अभी मैंने कुछ अपलोड के लिए दिए हुए हैं, तो वो हो जाएंगे, तो थोड़े दिन लगेंगे उसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, मैं ज़रूर कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।